तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। किसकी बात करेंगे? कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और 2023 यूपी बोर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं एग्जैक्टली। तो आपको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, 2023 यूपी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि आपकी PDF कहाँ मिलेगी। PDF आपके मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। PDF मिलने वाली है कहाँ पर? PDF आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों एसकेएम स्टडी। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम आपको क्वेश्चंस के बारे में समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। किसका? आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। अथवा आवेश गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? किससे? आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता व अपवाह वेग है, यानी ध्यान दीजिएगा कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से, कहाँ से? एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है और इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? VD अपान ई। क्या? VD अपान कैपिटल ई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? VD अपान ई, ठीक है। ये आपके लिए होता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में जो संबंध होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। किसमें? वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर I इक्वल टू NeAVD। क्या होता है? I इक्वल टू NeAVD, ठीक है। यहाँ से अगर हम आपको बताना चाहें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। N क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा? N बराबर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। VD क्या है? अनुगमन वेग है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की, किसकी? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर? आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ द्वारा बताइए, ठीक है। किसके द्वारा? ग्राफ द्वारा आपको बताना है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ने तथा प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ देखिए, आवृत्ति पर प्रेरण प्रतिघात में परिवर्तन नीचे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए जो प्रेरण प्रतिघात है, आपको देखिए ये हमारा प्रेरण प्रतिघात है और ये हमारा क्या है? आवृत्ति है, ठीक है। तो आवृत्ति पर प्रेरण प्रतिघात में परिवर्तन नीचे प्रदर्शित आपको किया गया है। तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो आप किसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरण घातीघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ द्वारा समझाना, तो आपको ये ग्राफ अच्छी तरीके से बता देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा कि दृष्ट धारा, जिसे आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। तो इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए जो दृष्ट धारा, ठीक है, दृष्ट धारा से ट्रांसफार्मर कोड में, किसमें? ट्रांसफार्मर कोड में आपको अच्छी तरीके से समझना है और लगातार जुड़े रहना है, ठीक है। और जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में
नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कोड में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव उत्पन्न न होने से, किसका? अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव न होने से ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या नहीं करेगा? कार्य नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रत्यावर्ती का मान घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रतिरोधकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है घटाने के लिए क्या होता है? प्रतिरोध की अपेक्षा प्रतिरोधकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है? तो यहाँ आप देखिए, संधारित्र प्रतिघात XC बराबर 1/2 पाई FC, जहाँ एफ क्या है? आवृत्ति है, अतः XC था एफ क्या है? चित्रानुसार होगा। ये आपके लिए देखिए XC आधारित प्रतिघात है, ये हमारा एफ क्या है? आवृत्ति है। तो इस तरीके का इसका ग्राफ आपको बनेगा प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, तो इस तरीके का आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। किसकी? अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, कहाँ पर? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु। ठीक है, यानी अवतल लेंस के कहाँ पर? मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु। ठीक है, क्या? वह निश्चित बिंदु। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश, क्या? जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, कहाँ से? किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र आपको लिखना है तथा प्रतीकों के अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी के लिए जो न्यूटन का सूत्र होता है x इंटू एक्स डैश बराबर f इंटू एफ डैश, जहाँ x डैश बराबर क्या है? लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। क्या है? लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। x क्या है? लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। f व एफ डैश क्या है? लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? किसी प्रकाशिक माध्यम की, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? प्रकाशिक माध्यम है। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। किसका? वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। क्या हो जाएगा? NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा NV क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। NV क्या है? वायलेट यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। NR क्या है? लाल रंग का अपवर्तनांक है। और NY क्या है? पीले रंग का अपवर्तनांक है। क्या है? पीले रंग का अपवर्तनांक है। तो ये टोटल मिलाकर आपको कुछ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, रट लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के आधार पर। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल आई। ठीक है, किसकी? कांच में प्रकाश की चाल आई। प्रकाश की देखिए, जो देखिए आई नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट होगा। फर्स्ट यानी आई, आगे एक आई लिखते हैं तो फर्स्ट होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल यानी फर्स्ट में क्या हो जाएगा? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्या होगा? दूसरा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर किस प्रकार बदलती है, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको कारण लिखना है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होगा ये। ठीक है, तो यदि हम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कांच में जो प्रकाश की चाल है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, पहला उत्तर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो किस प्रकार बदलती है? अपरिवर्तित रहेगी। तीव्रता बढ़ाएंगे क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। तथा निर्वात में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव होगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल पर तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? निर्वात में प्रकाश की चाल पर तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यदि यहाँ पर देखिए, यदि n अपवर्तनांक के कांच से, किसके? n अपवर्तनांक के कांच से लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण गुजर रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है,
यदि n अपवर्तनांक के कांच से, कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, यदि n अपवर्तनांक के कांच से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। n अपवर्तनांक के कांच से लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण गुजर रही है। कितने लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण गुजर रही है। तो n तथा लैम्डा में संबंध लिखिए। किसमें, n व हमारे जो लैम्डा तरंगदैर्घ्य है इसमें संबंध आपको लिखना है। तो अपवर्तनांक n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में, किसमें, अपवर्तनांक n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में जो संबंध होगा निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। कौन सा सूत्र है, n बराबर a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर, जहां a तथा b क्या है, नियतांक हैं। क्या है, नियतांक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, किसमें, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा हो तो संपूर्ण प्रयोग को जल में रखने पर, जो संपूर्ण प्रयोग है उसको जल में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई हो जाती है। यानी फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई हो जाती है, यहाँ पे आपको ये काट देना है, ठीक है। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना हो जाती है इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, 1/3 गुनी, 1/9 गुनी, 3 गुनी या 9 गुनी। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 1/3 गुनी हो जाए। कैसी होगी, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर कितना दे रखा है, डी लैम्डा अपान डी, ठीक है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है। जहां D क्या है, द्विक स्लिटों के मध्य दूरी, ठीक है। D क्या है, द्विक स्लिटों के मध्य दूरी, अर्थात स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर, जो स्लिटों के बीच की दूरी है वो 3 गुनी कर देने पर फ्रिंजों की चौड़ाई 1/3 गुनी रह जाएगी। जो फ्रिंजों की चौड़ाई है मेरे प्यारे बच्चों कितना रह जाएगी, 1/3 गुनी रह जाएगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों आप लगातार पढ़ते रहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और यहाँ पर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो 16 तारीख से आपका एग्जाम चालू है, तो आप सभी लोग बस मेहनत करने की ज़रूरत है। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसकी, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से, जिसके कारण क्या, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। क्या उत्सर्जित होते हैं, यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से, इससे कम आवृत्ति के जो प्रकाश से धातु कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है। अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। जो आवृत्ति है मेरे प्यारे बच्चों एक विशेष महत्व रखती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। किसमें, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में आपका संबंध लिखना है। तो संवेग P बराबर क्या हो जाएगा, E/c, जहां E क्या है ऊर्जा, C क्या है प्रकाश निर्वात में वेग, क्या है, C क्या है प्रकाश का निर्वात में वेग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए, क्या, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, ठीक है। तो प्रयुक्त संकेतों को दर्शाते हुए समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या हो जाएगा, हाफ mv² अधिकतम hv माइनस hν0 बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू वी माइनस v0, ठीक है। यहाँ v क्या है, अधिकतम उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है, क्या है, v क्या है, अधिकतम उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। v क्या है, आवेशित फोटान की आवृत्ति, h क्या है, प्लांक नियतांक था, v0 क्या है, धातु की देहली आवृत्ति है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटे तौर पर दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ को अच्छी तरीके से रट लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यम द्रव्यमान के कण के साथ, किसके साथ, यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी द्रे बॉगली तरंग दैर्घ्य, क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा पेज मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रे बॉगली तरंग दैर्घ्य का संबंध, ठीक है, का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए, ठीक है।
क्या कर रहा है, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि यम द्रव्यमान के कण के साथ, किसके साथ, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, एक कण है, उसका द्रव्यमान कितना है, यम है, ठीक है, जुड़ी द्रे बॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में आपको लिखना है, ठीक है। तो गतिमान कण का गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाए, के पद में द्रे बॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/√2m_k, कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/√2m_k, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। किसके, लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चलिए इसकी हम व्याख्या करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो दे ब्रॉगली के अनुसार क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, यहाँ से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग की धारणा की व्याख्या कीजिए। तो दे ब्रॉगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण, जो विकिरण होता है, तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, क्या करता है, तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए, अर्थात गतिमान अवस्था में, किसमें, गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण के साथ, किसके साथ, प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है। क्या होती है, इससे एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रे बॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रे बॉगली तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपको बताते हैं, क्या हो जाएगा, मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। किससे, मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना है। तो वे कण जिनका निर्माण, ठीक है, वे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, ठीक है। तो वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होता है, मूल कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल कण कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, यदि दो कण परस्पर मिलकर, क्या, यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो मूल कण क्या होता है या प्रतिकण क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम, यानी वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा कण, क्या, उसका निर्माण आप किसी अन्य कण से नहीं कर सकते हैं, मूल कण कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो, क्या हो, ऊर्जा प्राप्त हो, तो यहाँ पर देखिए केवल क्या हो, ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है, और हो तो ऐसे कणों को एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं। ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन, ये कण एक दूसरे से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है, 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी के तार में, किसमें, विभवमापी के तार में 2 ml एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और विभवमापी की विभव प्रवणता क्या हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए जो क्वेश्चन होता है, विभव प्रवणता के बराबर I इंटू रो, यहाँ पर I इक्वल टू क्या होता है, 2 × 10⁻³ एम्पीयर। तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होता है मेरे बच्चों में, क्या होता है, रो इक्वल टू 5/5 1 ओम प्रति मीटर, ठीक है। और यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ इंटू 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/L, ठीक है। और के बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु की, क्या, व्हीट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है, ठीक है। जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु है, सेतु की जो सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त है वह क्या है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में, किसमें, व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध, जो चारों प्रतिरोध लगे हैं, जब एक ही कोट के होते हैं, क्या होते हैं, जब एक ही कोट के होते हैं,
तो यह सर्वाधिक सुग्राही होता है। क्या होता है? सर्वाधिक क्या होता है? सुग्राही होता है। देखिए क्या कर रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु की जो भुजाओं में जो लगे चारों प्रतिरोध होते हैं, जब एक ही कोटि के हों तो सर्वाधिक क्या होते हैं? सुग्राही होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की सिद्धांत की शर्त लिखिए। तो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की सिद्धांत की शर्त क्या होती है? व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में, किसमें? संतुलित अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध निम्न है। कौन कौन से होते हैं? P/Q बराबर R/S। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।